तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग की टॉपिक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट चल रही है और इसमें हम सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक हम लोग बस एक फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बातें हमने सीखी हैं। और बायोट सावर्ट लॉ लगाकर कैसे उसकी एक्सप्रेशन डिराइव होती है, जो हमें 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी हमने सीखा था। तो वो जो बाबू एक्सप्रेशन आया है एक फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से μ0/4πI/x साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, यही मेन एक्सप्रेशन है जिसको इस्तेमाल करके हम अलग अलग पॉइंट्स पर या अलग अलग तार जो कि एक फिनाइट लंबाई भी हो सकता है, इनफिनाइट लंबाई भी हो सकता है, या एक साइड इनफिनाइट जा सकता है या दोनों साइड इनफिनाइट हो सकता है। इन सभी तार की वजह से हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये फार्मूला कैसे लगानी है ये आप अच्छे से सीख लें। तो लास्ट क्लास में हम एक्सप्रेशन यही समझने का प्रयास किए थे कि कैसे कैसे अगर तार अलग अलग हो जाएं और पॉइंट अलग अलग जगह पर हों तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक्सप्रेशन, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था μ0/4πI/x साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन है, मैग्नीट्यूड बताता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पर। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम अलग से राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। हमने इसकी भी भरपूर प्रैक्टिस की है। आप लोग भी अगर अपना हाथ लगाइएगा सही ढंग से तो आपको डायरेक्शन निकालना अच्छे से आ जाएगा। याद रखिएगा, हाथ लगाने के बाद नहीं देखना है कि आपका हाथ सही ढंग से रखा है कि नहीं। हाथ रखने से पहले आपको माइंड मेकअप करना है कि ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखेंगे और जिस साइड पॉइंट पड़ा हुआ है उधर की तरफ हथेली का फेस कर देंगे, तो आपका हाथ जो है वो सही बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद आप इंसर्किल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो आप इसको प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और तब आप डायरेक्शन अगर निकालना सही ढंग से हाथ लगाकर सीख जाते हैं तो आपकी पूरी जो मैग्नेटिज्म की पार्ट है, इवन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, आपको ये हाथ जो है वो काफ़ी काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट इस टॉपिक में हमें मिलने वाले हैं और हम अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लॉ नहीं लगाएंगे। हमेशा जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो हाथ लगाकर और डायरेक्शन निकालने सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप समझ लीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एक सवाल भी डिस्कस की थी, है ना। तो आज हम कुछ और सवाल देखेंगे ताकि आप अच्छे से इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना सीख जाएं, और फिर हम कुछ और नए तार के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल लेते हैं। सपोज करो कि एक बहुत लंबा, वेरी लॉन्ग एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है I। वेरी लॉन्ग एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है I, और एक और तार है जो बहुत लंबा, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी एक करंट कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है, इसमें भी करंट मान लो I ही जा रहा है। यूँ समझ लीजिए कि एक तार ऐसा है, एक तार ऐसा है और इसमें करंट बाबू कैसे जा रहा है, बोर्ड के भीतर ऐसे जा रहा है। तो एक कंडक्टर ऐसा हुआ और एक कंडक्टर ऐसा हुआ, है ना। आप एक कंडक्टर ऐसा हुआ, एक कंडक्टर ऐसा हुआ, शायद दिख रहा होगा आपको। और ये दोनों तार आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये भी बहुत लंबा है और ये भी बहुत लंबा है, मतलब बहुत दूर से करंट आकर यहाँ घुस करके बहुत अंदर तक जा रहा है और यहाँ पर बहुत नीचे से आकर के ये बहुत ऊंचा तक जा रहा है। तो ये दो प्रकार के करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और इन दोनों के
मान लो कि बीच की दूरी कुछ ले लेते हैं d, और इसके हमें मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज एट पॉइंट P लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ, ये d/2 है, ये भी d/2 है। एक सीखने के ख्याल से, एक्सप्रेशन तो हमें मालूम है, अप्लाई कैसे करेंगे ये सीखना है। तो आप यहाँ ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें जो निकालना है पॉइंट P पर, है ना, तो उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बाबू कौन कौन बनाएगा थोड़ा बताओ। तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले जो हैं वो दोनों तार हैं। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों तार बनाएंगे। जो पहला तार है वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? ये जैसे मान लो ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, तार माने करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहला जो तार है वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो किस डायरेक्शन में बनाएगा, ये बात की चर्चा अगर करते हैं पॉइंट P पर, तो करंट की तरफ फिंगर रखा, पॉइंट P की तरफ हथेली का फेस रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहला तार के कारण बनेगा इनवर्ड पॉइंट P पर, और परपेंडिकुलर दूरी ही हुआ ये आपकी d/2। आपकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर बाबू ऐसा हुआ, है ना, खड़ा, और पॉइंट P यहाँ पर है, तो करंट की तरफ फिंगर रखा, पॉइंट P की तरफ हथेली का फेस किया, घुमाया, थंब का डायरेक्शन आ गया इनवर्ड। तो पहला जो तार है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना था सवाल, फाइंड B एट P। तो पहला तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इनवर्ड आया, और एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अगर हम इसको लाइन ज्वाइन करेंगे, ये भी लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये इन्फिनाइट दूरी पर है, ये भी इन्फिनाइट दूरी पर है, तो ये भी एंगल 90 बनेगा, ये भी एंगल 90 बनेगा, और परपेंडिकुलर दूरी आपकी यही d/2 है। तो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं μ0/4π I/x, x जो परपेंडिकुलर दूरी वो यहाँ है d/2 इंटू साइन 90 और प्लस साइन 90, और डायरेक्शन किधर आया, तो डायरेक्शन आ गया इनवर्ड। ये पहला तार की वजह से हुआ, ठीक है। तो अगर ये पहला तार के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आया। अब बात करते हैं दूसरा जो तार है, दूसरा तार कैसा है, तो दूसरा तार बाबू देखो ऐसा है, ऐसे वो बहुत दूर से करंट आकर यहां से समाते हुए बहुत अंदर तक जा रहा है, ऐसा तार है, और करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये जो अगर दूरी की बात करो तो ये दूरी भी परपेंडिकुलर दूरी ही हो गया। ये बाबू दूरी भी जो है इस तार का अगर आप ऐसे करो तो ये परपेंडिकुलर दूरी हो गया d/2, और इस तार का एक छोर बहुत दूर है और दूसरा छोर भी बहुत दूर है, तो लाइन ज्वाइनिंग जो बनेगा ऐसे, है ना, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ है और ये तार का एक छोर बहुत दूर है, दूसरा छोर भी बहुत दूर है, और पॉइंट P यहाँ है ना, तो परपेंडिकुलर दूरी तो वही d/2 हुआ, लेकिन एंगल की बात करो तो इसका चूंकि एक छोर बहुत दूर है तो एंगल 90 बनेगा, इसका भी दूसरा छोर भी बहुत दूर है तो एंगल 90 बनेगा। तो एक्सप्रेशन वही आ जाएंगे, μ0/4π I/d/2 साइन 90 प्लस साइन 90। डायरेक्शन फर्क हो जाएगा, डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट की तरफ फिंगर रखेंगे जो अंदर की तरफ गया, पॉइंट P इधर है, इधर हथेली का फेस किया, और थंब का डायरेक्शन आ गया ऊपर की तरफ। तो एक्सप्रेशन दूसरे तार के मैग्नेटिक फील्ड का तो वही हुआ, μ0/4π I/x, x की जगह d/2 साइन 90 प्लस साइन 90, तो यहाँ आया, परंतु डायरेक्शन यहाँ फर्क हो गया, और डायरेक्शन हो गया, है ना, अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर, और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर, ऐसा। आप शायद महसूस करो इस डायरेक्शन को। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इंटायर मैग्नेटिज्म में, है ना, डायरेक्शन जो हमें मिलेंगे सभी डायरेक्शन में मिलेंगे, ऑल राउंड,
इन 3 डायमेंशनल डायरेक्शन आपको यहाँ प्राप्त होंगे। एक्स डायरेक्शन भी, वाई डायरेक्शन भी, जेड डायरेक्शन भी, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड, ये सब मिलेंगे। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी डाल करके जोड़ने का काम कर सकते हो, रिजल्टेंट निकालने का काम कर सकते हो, है ना। तो सिचुएशन अगर आपको दिखेगा, जैसे अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बाबू वाई बोलते हैं और इसको जेड बोलते हैं, है ना। जैसे ये आपकी हो गई, एक्स ये हुआ, वाई ऊपर गया, जेड बाहर गया, तो जो B2 है, B2 आप कह सकते हो वाई डायरेक्शन में, और जेड ऐसा है, लेकिन B1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, तो B1 का डायरेक्शन आप नेगेटिव जेड डायरेक्शन कह सकते हो। तो आप B2 का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई और B1 का डायरेक्शन नेगेटिव जेड भी कह सकते हो। अभी हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखकर आपको सिखा देंगे। तो जैसे अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का, तो चूंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर हम इसको भी B नाम दे देते हैं, है ना, इसको भी B बोल देते हैं और इसको भी B बोल देते हैं, B का मान दोनों का यही रहेगा, है ना, 2 आ जाएंगे यहाँ पे, 90 90 2 आ जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप एक B को या B1 को, जो पहला B1 है, उसको -k लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन के रूप में वो जा रहा है, और B2 को आप +j लिख सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सजा भी सकते हैं, B2 है ये, है ना, इस तरह से। तो आप यहाँ पर चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर B के रूप में ले लेते हैं, तो ये हुआ एक, और इसको j - k इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जैसा वेक्टर में हम सीखा करते हैं, वो आप लगा कर यहाँ निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हम इसका पूछें आपसे, तो मैग्नीट्यूड आप बोलेंगे B, तो मैग्नीट्यूड बाहर हो गया, और √1² प्लस 1², तो ये मान आ जाएंगे √2b। B का मान यही होगा जो हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बराबर tan थीटा, डायरेक्शन बराबर tan थीटा, और ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड B/B, है ना। आप इसको ऐसे लिखो, इसको आप B1 है ना, इनवर्ड है, तो ये B1 और ये आपका B2। आप इसको एक डायरेक्शन के साथ ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो B1 है वो किधर है, अंदर, और B2 किधर है, ऊपर, ऐसे है, आप देखिए इसको, ऐसे है, ये आपका B2 है और ये आपका B1 है। तो रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट जो है देखिएगा एकदम मैच कर गया, एक जा रहा है अंदर, है ना, एक जा रहा है अंदर और एक जा रहा है ऊपर, तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसे बीच से जाएगा, ऐसे हम आपके सामने ऐसे रख देते हैं, ये जो है अंदर की तरफ, ये है ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट ऐसे बीच से जाएगा। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एकदम बिल्कुल 45 डिग्री एंगल बनाकर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो B1 के साथ भी एंगल 45 बनाएगा, B2 के साथ भी एंगल 45 बनाएगा, और ऐसे अंदर की तरफ ऐसे तिरछा मैग्नेटिक फील्ड इसके तैयार होंगे। तो आप यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 45 डिग्री कह सकते हो, क्योंकि ये कटकर 1 आ जाएगा, और विथ B1 या B2 दोनों के साथ एंगल 45 ही बनेगा, है ना। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, बिना वेक्टर फॉर्म में भी इसको आप लिखते, तो √B1² प्लस B2² भी ऐसे बोल सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म के साथ तैयार हो गया। और अगर हम इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर अलग से बोलते, तो √B1² प्लस B2², क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे ही बनेगा, है ना। और tan थीटा जो डायरेक्शन है वो बराबर हो जाएगा B1/B2, और B2 अगर नीचे लिखते हैं तो एंगल जो बनेगा वो B2 के साथ बनेगा, विथ B2। ये बातें तब जब अलग B1 और B2 अलग अलग होते तब, चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, तो कट करके मान
45 डिग्री आएगा और 45 दोनों के साथ बनेगा, V1 के साथ भी V2 के साथ भी। तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि पिछले क्लास में जो भी एग्जाम्पल हमने लिया था उन सभी जगहों पर जो मैग्नेटिक फील्ड आए थे वो सभी एक ही डायरेक्शन में आए थे, तो सिंपली वो सब जुड़ गए थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक ही डायरेक्शन में आए, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकते हैं या कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो जैसा सिचुएशन होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे, है ना। अंदाज नहीं लगाएंगे कि इनवर्ड ही होगा, वो आप हाथ लगाकर उसके डायरेक्शन को निकाल कर तब उसका रिजल्टेंट निकालने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ एक और एग्जाम्पल इसी चीज़ के लिए आपको सिखाते हैं। सपोज करो दो बहुत लंबा करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट ऐसे जा रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है। दोनों में क्या फ़र्क है देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये जो तार है बाबू, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है ना। पिछले क्लास में इस तरह से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी बताया करते थे, लेकिन ये इनवर्ड डायरेक्शन बता रहा, और इसके बगल में जो करंट दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि ये जो इनवर्ड डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि करंट ऐसे अंदर जा रहा है, बाहर से ऐसे भीतर की तरफ आ रहा है, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, मतलब कि बहुत दूर से करंट भीतर से आकर के बोर्ड को पार करते हुए, छेद करते हुए बाहर निकल रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। तो दीज आर दी टू लॉन्ग, वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, और हमें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से कुछ d दूरी पर। दिस इज अ बाइसेक्टर, एकदम मिडिल पॉइंट में ये L, और यहाँ से कुछ d दूरी पर एक पॉइंट P है, और उस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसे सिचुएशन आपको कई मिल सकते हैं। हो सकता है कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, दोनों में इनवर्ड हो, है ना, दोनों में आउटवर्ड हो, या दोनों एक में इनवर्ड एक में आउटवर्ड हो, ऐसा कुछ मिल सकता है। तो हमने एक में इनवर्ड और एक में आउटवर्ड लिया, और इस तरह के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हम सीखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड B एट P। चलिए, तो आप यहां समझने का प्रयास करो, इस तार की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं जिसमें करंट का डायरेक्शन है आउटवर्ड, ऐसे, तो अगर ऐसे करंट है और इस पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो ये जो दूरी होगा वो क्या होगा? क्या ये दूरी इस तार से ये दूरी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जरा इमेजिन करो कि करंट कंडक्टर्स के करंट किधर चल रहे हैं, तो आउटवर्ड, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, और ये पॉइंट यहाँ है। तो हम लोग का जो नियम है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आप उस पॉइंट से उस तार पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और वो दूरी क्या है वो निकालिए, है ना। तो हम वही किए हैं कि इस पॉइंट से इस तार पर हम एक परपेंडिकुलर डालें, तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ही होगा। देखो ध्यान से, ये तार जो है उसमें करंट आउटवर्ड जा रहा है, और ये पॉइंट यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी ऐसे बनेगा, इस तरह से दिख रहा है, ऐसे बनेगा, ठीक है। और इस तार को अगर हम पहला तार बोलें और इसको दूसरा तार बोलें, तो पहला तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर हम इस दूरी को कुछ कह देते हैं, ये जो परपेंडिकुलर दूरी आया, मान लिया जाए दूरी को हम x कह देते हैं, तो x का मान हम बोल सकते हैं √L² + D², क्योंकि ये हाइपोटेनियस बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल का। तो मान हम बोल सकते हैं μ0/4 पाई I/x इंटू साइन एंगल क्या होगा? तो देखो ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, इस पॉइंट पर,
और इसका ये ही तार है जिसमें करंट जो है वो अंदर से ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड। तो ये पॉइंट, ये जो तार का ये जो दूसरा छोर है वो कहाँ है? बहुत दूर है। और पीछे वाला छोर कहाँ है? वो भी बहुत दूर है। तो लाइन ज्वाइनिंग जो बनेंगे वो परपेंडिकुलर के साथ एंगल कैसा बनाएंगे? 90-90, है ना। आप ऐसे अगर ऐसे आप निकाले हुए हैं तो आप मान लिए जाइए पॉइंट यहाँ है, तो ऐसे ना परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसका जो छोर है वो इसके साथ एंगल 90 और भीतर वाला भी छोर के साथ एंगल 90। मैग्नेटिक फील्ड के इस टॉपिक में हमें ऑल 3 डायरेक्शंस पर काम करना होगा, है ना। प्लेन में रहता है तो चीज़ें स्पष्ट दिख जाती हैं, बोर्ड पर हम डायग्राम बना करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परंतु मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में हमें ऑल 3 डायरेक्शन में काम करने होंगे, है ना। भीतर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, तिरछा भी, ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ थोड़ा आप इमेजिन जरूर करना, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग पर जोर देकर कि इसका दूसरा छोर कहाँ है ना। वो पॉइंट से लाइन ज्वाइन किए परपेंडिकुलर दूरी के साथ अगर हम दूसरा छोर को ज्वाइन करेंगे तो एंगल क्या बना, ये सारी बातें। तो एंगल 90 बनेगा, तो 90 + 90 1 हो गया, सॉरी sin 90 + sin 90 1 + 1 हो गया। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या कहा? राइट हैंड थंब रूल, जिसका नियम है करंट की तरफ फिंगर रखो। करंट किधर गया? बाहर की तरफ। करंट किधर गया? बाहर की तरफ। और पॉइंट P जिधर उधर हथेली का फेस रखो। तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इस तरह से, ऐसे ऐसे, और इंसर्किल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन ऐसा आएगा। जस्ट मेक इट योर थंब प्रॉपरली, यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये पहला तार के कारण आया, ये जो पहला तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन आया, इसके साथ 90 बनाते हुए। सिंपल है, परंतु आप अपना हाथ सही ढंग से लगाना सीख जाएंगे तो आपको डायरेक्शन पकड़ में आ जाएगा। करंट की तरफ फिंगर रखो और पॉइंट P जिधर उधर हथेली का फेस करो, थंब अपना जगह पकड़ लेगा। चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी ये करंट इसमें कैसा है? तो अंदर की तरफ है, ऐसे। और हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं तो लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, यही परपेंडिकुलर दूरी होगा बाबू, है ना। ये वाली दूरी ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे दूरी बनेगा इसका। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट P यहाँ लाई है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी बनेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और ये दूरी वही होगा जो इसके पहले x था, वही दूरी यहाँ पर भी होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करो तो दूसरा कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा μ0/4 पाई I/x, ये भी दूरी x ही है। और यहाँ पर भी एक छोर इन्फिनिटी है, दूसरा छोर भी इन्फिनिटी है, तो एंगल 90-90 बनेगा, 1 + 1। बात डायरेक्शन की यहाँ इंपॉर्टेंट है ना। और इस केस में डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो करंट की तरफ फिंगर ऐसे रखे और पॉइंट P की तरफ फेस किए तो ऐसे आपकी फिंगर घूमेंगी, थंब ये डायरेक्शन पकड़ेगा और ये डायरेक्शन इधर होगा, दैट वुड बी B2। तो आशा है कि आप ये हाथ लगाएंगे तो आप ये डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो आप अपने जहाँ पर भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप वहाँ पर एग्जैक्टली ये सिचुएशन अपने कॉपी में ड्रॉ करके, और जैसे हम हाथ लगा रहे हैं वैसे आप भी अपना हाथ लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप इसको अच्छे से हाथ लगाकर डायरेक्शन निकाल पाइएगा। ठीक है, अब यहाँ चूँकि हमने डाटा कुछ ऐसा लिया है कि दोनों में करंट वही है, तो और दूरी भी परपेंडिकुलर वही आ गया, तो जो मैग्नीट्यूड पहले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बनी वही दूसरी भी कंडक्टर के कारण बनी। अगर हम इसको B बोल देते हैं तो यहाँ पर भी ये B ही होगा, तो ये भी B1 भी B होगा और B2 भी बाबू B होगा। ठीक है, और हम अब इस दोनों का देखो, यहाँ पर आप दोनों के बीच एंगल 90 नहीं कह देना। हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल 90 बनेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल 90 बनेगा। लेकिन ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के 90 नहीं है, ये समझिएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर हम एक दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ये आपकी एक सिस्टम तैयार किया हमने, XY एक्सिस सिस्टम तैयार किया,
तो अगर ये एंगल थीटा है तो बाय सिमेट्री ये भी थीटा ही होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा हुआ तो ये क्या होगा, ये चूंकि टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, दैट थीटा। सिमिलरली ये भी आपकी एंगल थीटा ही होगा। तो अब थोड़ा सा ज्योमेट्री है एंगल का, आप थोड़ा निकालिएगा तो निकल जाएगा आराम से। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा बी कॉस थीटा, और एक इधर बनेगा बी साइन थीटा। फिर इसी तरह इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही बनेगा बी कॉस थीटा, और एक इधर बनेगा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा अपोजिट एंड इक्वल है तो ये कैंसिल्ड हो जाएंगे, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का मान पी पॉइंट पर जो बनेगा वो होगा 2b कॉस थीटा, दिस मच। बाकी इसके बाद आप अपना मान रख दीजिए, बी का मान कोई एक ले लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आपके आए, आई बाई एक्स आए, एक्स का मान रखना बाकी है, 1 + 1 2 हो गया, ये मान आ गया। और रहा बात कॉस थीटा, तो देखिए कोई भी एक ट्रायंगल से कॉस थीटा बताइए। ये मान लो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ये वाली, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट इज L बाई एक्स। और x का मान हम इतना लिखे हुए हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर अगर हो गया तो रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हम लिख सकते हैं नीचे। ये 2 दूनी 4 आ गए म्यू नॉट बाई 4 पाई के साथ, ऊपर में I के साथ L रह गई ये वाली, और नीचे में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, दिस मच। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर हो गया ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ये डायरेक्शन है। जैसा मेरा बोर्ड का सिचुएशन है उसके अनुसार ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड आया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राइट हैंड लगाकर डायरेक्शन निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो अलग अलग सेट होते हैं, और उसकी रिजल्टेंट निकालने के लिए हम जो वेक्टर में कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हम इन सभी जगहों पर लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल हमें कई मिलेंगे, और आप अब अगर इसको समझ रहे हैं तो आप ऐसे सवाल बहुत आराम से बना पाएंगे। हम एक अभी एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लेते हैं, और ये सवाल के जो रिजल्ट हैं इसको हम फिर जनरलाइज करेंगे। तो आप पहले एक एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसका जनरलाइजेशन थ्योरी समझिए। सपोज करो कि कोई एक लंबा तार है ना, एक लंबा तार है, उसकी लंबाई सपोज कर लीजिए 20 सेंटीमीटर है, और उसको तार को हम मोड़ दिए और वो एक स्क्वायर का शेप दे दिए। सपोज दिस इज अ वायर, एक तार था, उसको हम मोड़ कर एक स्क्वायर फ्रेम बना लिए। 20 सेंटीमीटर है तो एक एक जो आपकी साइड बनी 5-5 सेंटीमीटर की बनी। और सपोज कर लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस जो है, ये पूरे तार का रेजिस्टेंस मान लिया जाए कुछ 20 ओम है। तो एक एक तार का, चूँकि ये बना है आपका क्या, स्क्वायर बना है, तो सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी की लंबाई बराबर है, तो जो उसकी रेजिस्टेंस भी है वो 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो 20 ओम अगर हम लेते हैं तो एक एक तार की रेजिस्टेंस कितनी पड़ेगी, 4 ओम 5 ओम है ना, 4 में बटेगा तो 5 ओम। तो 5 ओम का एक ये वायर का रेजिस्टेंस हो गया, ये भी तार का 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये भी तार का 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये भी तार का 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और ये स्क्वायर है तो सभी की लंबाई जो है वो 5-5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हम इसका नामकरण कर लेते हैं ABCD, ऐसा सबकी रेजिस्टेंस को हम कुछ नाम दे देते हैं, RR, कुछ हो रेजिस्टेंस अपना जो भी हो। अब अगर हम इसको एक शेल से कनेक्ट कर देते हैं,
ताकि इस फ्रेम में करंट फ्लो करवा सकें। मान लो शेल की ईएमएफ है, कुछ भी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट जो भी है ना। तो ये जब शेल करंट सप्लाई करेगा फ्रेम में, तो ये करंट जो है यहाँ आने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ आने के बाद दो पार्ट में करंट बढ़ जाएगा। एक करंट मान लो इसमें गया I1 और एक साइड इसमें करंट गया I2। तो ये I1, ये तार, इसमें I1, वही I1 यहाँ, फिर वही I1 यहाँ, फिर वही I1 यहाँ, वही I1 यहाँ, और इधर से करंट जा रहा है I2, और वो I1 यहाँ और ये I2 यहाँ, फिर यहाँ ज्वाइन होकर के I बन जाएगा, और फिर ये चला जाएगा शेल में। किरचॉफ्स लॉ वो लगाकर हम इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रश्न पूछता है कि इस फ्रेम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। नेग्लेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल वायर, ये जो एक्सटर्नल वायर जिससे सेल कनेक्ट है, इसकी अगर हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को अगर यहाँ पॉइंट पर नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ ये फ्रेम की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान पूछते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस फ्रेम वायर। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो इस पॉइंट को अगर हम पी बोलते हैं, तो फाइंड बी एट पी ड्यू टू, है ना, ड्यू टू स्क्वायर फ्रेम वायर, स्क्वायर फ्रेम वायर। यस। तो कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये साइड मान लो कि भुजा है ए, सबकी तो भुजा ए ही है क्योंकि ये सभी स्क्वायर है। तो पहले हम एडी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर दूरी कितना हो जाएगा a/2, और फिर इस एंड को ज्वाइन किया, इसको भी एंड को ज्वाइन किया, तो ये a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, है ना। तो ये एंगल कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। देखिएगा आप समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपकी जो है ये पूरा ए है, तो ये मिडिल पॉइंट पर ही आकर के मिलेगा, तो ये a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये भी पूरा आपका ए है और ये पॉइंट मिड में है, तो ये आपका a/2 दूरी बनेगा। और ये a/2 है, a/2 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये दोनों सामने वाला एंगल बराबर होगा, तो ये भी 45 बनेगा, ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस तार की, एक तार की मैग्नेटिक फील्ड ए डी वायर की बात करें, तो ए डी वायर की मैग्नेटिक फील्ड होंगी सेंटर पे μ0/4 I/x, x की जगह a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो 2 इंटू साइन 45 ऐसा। और डायरेक्शन क्या बनेगा बाबू? तो करंट की तरफ फिंगर रखा, पॉइंट पी की तरफ हथेली का फेस गया थंब इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन बनेंगी इनवर्ड बनेंगी। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये डीसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड पूछें, तो डीसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड संयोगवश आप जैसे इसका निकाले हैं आप वैसे भी निकालिएगा, परपेंडिकुलर डालिएगा और इसका लाइन ज्वाइनिंग कीजिएगा दोनों छोर का, तो वो भी फिर एंगल 45 बनेगा, करंट वही I1 ही रहेगा, और ये भी परपेंडिकुलर दूरी वही होगा a/2, तो मान यही आएंगे। और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। करंट की तरफ फिंगर रखा, पॉइंट पी नीचे है ना, ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे करंट की तरफ फिंगर, पॉइंट पी की तरफ हथेली का फेस, और घुमाएंगे तो थंब इनवर्ड ही आ जाएगा। सिमिलरली आप इस CB वायर की वजह से भी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर डालेंगे और उसके जो दो छोर हुए इसको लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये भी एंगल 45 बनेगा और ये दूरी a/2 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यही होंगे। मान आप कह सकते हैं कि AD की मैग्नेटिक फील्ड और DC की मैग्नेटिक फील्ड और CB की मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा, और यही बराबर होगा, कितना कह सकते हैं आप इसको? ये दो को हम ऊपर भेज दें, a/2 है, तो 2 μ0 I/4
इंटू 2 इंटू ये वाली 2 इंटू साइन 45 1/√2 ऐसा, ठीक है। और इस 2 और √2 को हम काट के ऊपर √2 कर देते हैं, और इसको हम अगर एक साथ ऐसे लिख दें 2√2 म्यू नॉट आई बाई 4πa, और ये इनवर्ड है, मतलब तीनों का इनवर्ड है। तो इस तीनों को मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनवर्ड है तो हम तीनों को जोड़ देंगे आगे चल के। बात करते हैं ए बी, जो ये तार है जिसमें करंट I2 गया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पूछें आपसे ए बी वायर की वजह से, तो म्यू नॉट बाई 4π तो होगा ही होगा, और I बाई परपेंड I की जगह यहाँ I1 होगा। याद रखिएगा, ये जो कंडक्टर हम लिए हुए अभी जो निकाले हैं वहाँ पर I की जगह I1 है, और इस केस में जो I होगा वो I2 होगा। यहाँ I1 बाबू छूट गया था, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट I2 इसमें होगा, परपेंडिकुलर दूरी वही बाबू होगा a/2, और फिर इसके लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो यही 45 एंगल यहाँ वापस बनेगा, तो 2 इंटू 1/√2 होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर करो तो देखो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे, पॉइंट P की तरफ फेस रखेंगे तो थंब आ गया आउटवर्ड, तो इसके करंट हो जाएंगे आउटवर्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो होगा 2√2 म्यू नॉट I2 बाई 4πa, और डायरेक्शन हो गया आपका आउटवर्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम आपसे पूछते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेंगे? तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तीनों तार के 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स इंटू दिस, ये जो निकाला है, 3 इंटू 2√2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4πa, माइनस इसकी वजह से जो आउटवर्ड डायरेक्शन आया, तो आउटवर्ड आप दोनों में से किसी एक को प्लस ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनवर्ड को ही प्लस ले और आउटवर्ड को माइनस ले। आप दोनों में से किसी एक को प्लस, इनवर्ड को जैसे प्लस ले लिया तो आउटवर्ड को माइनस ले लो, है ना। तो जैसे यहाँ इनवर्ड को हमने पहले लिख दिया प्लस के रूप में, तो आउटवर्ड को अब हम माइनस के रूप में लिखेंगे, और एक्सप्रेशन ये चूंकि तार एक ही है तो ये सीधे हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट I2 एंड डिवाइडेड बाई 4πa, एक्सप्रेशन आया। हम इसको हटाते हैं, इसको सिंप्लीफाई का जगह बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम अभी तक तैयार कर लिए हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया पॉइंट P पर, वो देखो क्या है, ये I1 है, छूट जा रहा है, देखो ध्यान से। तो 2√2 म्यू नॉट बाई 4πa सब में कॉमन है, 2√2 म्यू नॉट 4πa, 2√2 म्यू नॉट 4πa कॉमन है, और ऊपर में जो बच गया 3I1 माइनस I2। तो आप ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है 3I1 माइनस I2, बाकी तो ये कॉमन था। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर जो हमें प्राप्त हुआ वो ये है। अब हम I1 और I2 नहीं जानते हैं, हालांकि हम I1 I2 निकाल सकते हैं, जैसा कि रेजिस्टेंस और शेल वगैरह दिया वो सब हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे नहीं। ये एक्सप्रेशन आया, आप देखिए क्या करते हैं, हम इसका एक KVL लिखते हैं। ये आपकी एक सर्कुलेटिंग लूप हो गया, है ना, एक लूप हो गया, तो हम इस लूप का एक KVL लिखते हैं, और KVL हम इस तरह से लिखते हैं, KVL फॉर लूप लिखते हैं, ताकि हमें करंट I1 और I2 का रिलेशन बोलो यहाँ से चलो, ऐसे चलेंगे करंट के डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस R है, करंट I1 है, तो RI1, इधर चलो वही डायरेक्शन में, तो RI2, फिर इधर चलो वही डायरेक्शन में, प्लस I1 है, I1 करंट I1 ही है, RI1, फिर इसमें भी RI1 ही है, और इधर चलो तो माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि आप ऐसे जब जा रहे थे तो करंट सेम डायरेक्शन में था, और जब यहाँ से आप A की तरफ बढ़े तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यहाँ आप लिखेंगे RI2,
मस्ट बी इक्वल टू 0। आर 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 सबको कॉमन लेकर 0 के पास भेज दोगे तो क्या आएगा, 3i1 i1 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 3i1 माइनस i2 और r कॉमन ले लिया है तो विल बी इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आपको प्राप्त हुआ। और देखो तो एग्जैक्टली इतना ही रिलेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम अगर इतना की जगह 0 रख दें और 0 का मान यहाँ पुट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का मान सेंटर पर क्या प्राप्त होगा, नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान हो जाएगा 2√μ0/4πa इंटू 0, क्योंकि ये पूरा जो फैक्टर है वो 0 है और इसके नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 आ जाएंगे। यस। तो हमने ये कैसे निकाला है ये आप तो समझ ही रहे हैं। सारी बातें जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ सीखा था वही हम यहाँ अप्लाई किए हैं। एक किरचॉफ्स लॉ का भी एक उपयोग हो गया रेजिस्टेंस की बंटवारा के साथ। लेकिन हम जो आपको बता रहे थे कि एक जो चीज़ यहाँ तैयार होगा उसको हम नोट करेंगे, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए ये एक फ्रेम है, हर एक का अपना कुछ रेजिस्टेंस हो ना हो, है ना। तो अगर हम शेल ऐसे जोड़ते हैं, इन दो पॉइंट के बीच जोड़ते हैं, या अगर ये रेजिस्टेंस ये जो तार आप देख रहे हैं सब रजिस्टर का वायर है, सब में रेजिस्टेंस है, या अगर हम रेजिस्टेंस बना ही देते हैं, अगर हम शेल को ऐसे जोड़ते हैं, मतलब ये एक साइड के एंड से जोड़े या हम इसका डायगोनल एंड से जोड़े, ऐसे जोड़ते हैं, चाहे आप जैसे भी जोड़िए, आपको हर एक पॉइंट, हर एक केस में इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 मिलेगा। इसमें भी 0 मिलेगा, है ना, इसमें भी 0 मिलेगा। ये रेजिस्टेंस है। या मान लिया जाए ये आपकी एक सर्कुलर, वो जो तार हमने आपको दिया था एक लंबा तार जिसको आप स्क्वायर फ्रेम में जोड़े हैं, अगर स्क्वायर फ्रेम में नहीं जोड़ते हैं, आप उसको पकड़ के गोल कर देते हैं, सर्किल बन गया। तो सर्किल अगर बन गया तो इस सर्किल के कहीं एक पॉइंट, कहीं दूसरा पॉइंट, भले वो कोई एंगल बनाता हो, यहाँ आप अगर इसको एक शेल से जोड़कर आप करंट इसमें प्रोवाइड करोगे तो उस करंट का जो यहाँ बंटवारा होगा, एक करंट इधर I1, एक करंट I2 इधर, तो इस P पॉइंट पर, सेंट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 ही आएगा। P पॉइंट पर, सेंट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि इन एबव केसेस, इन ऑल एबव केसेस, मैग्नेटिक फील्ड एट P मस्ट बी इक्वल टू 0। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने एक्सप्रेशन में सीखा, आप इसको कैलकुलेट करके इन सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान आप निकाल सकते हैं। और जब आप निकालेंगे तो आपको 0 ही मान प्राप्त होगा। तो ये जो चीज़ें हैं हम थोड़ा निकाल कर रख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं, है ना, तो उसके चूँकि रिजल्ट हमेशा 0 आने हैं तो 0 आ जाएंगे। चलिए, तो इसके मिलते जुलते आपको कई सवाल मिलेंगे। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, और हम उसको मोड़ कर, जैसे मान लो कि ये एक बहुत लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, मेरे पास कोई एक कंडक्टर पड़ा हो, है ना, तो हम आपको अगर दिखाएं, जैसे ये मान लिया जाए, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये तो इतना ही लंबा है, लेकिन मान लीजिए बहुत लंबा है ना, और इसको हम मोड़ करके एल शेप ऐसा दे दिए, एल शेप ऐसा, एक ऐसा हो गया स्ट्रेट और एक नीचे हो गया स्ट्रेट, एल शेप दे दिया ऐसा। तो एल शेप देने के बाद, है ना, तो एल शेप में तो यहाँ से तो बीच में मुड़ गया, ये जो छोर है वो कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, ये वाला छोर भी कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक।
तो अगर हम एक बहुत लंबा लॉन्ग स्ट्रेट करंट करें, कंडक्टर को मोड़ दिए और मोड़ कर अगर हम उसको एल शेप में कन्वर्ट कर दिए ऐसा, तो कहता है कि एक पर्टिकुलर कोई, अगर हम इसको ओरिजिन नाम दे देते हैं और ये एक्स एक्सिस है और इसको अगर हम वाई एक्सिस नाम दे देते हैं, तो एक कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताना है। फाइंड बी एट पी। हमें लगता है आप बता सकते हैं, जितना हम लोग अब पढ़ लिए हैं आप आराम से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। यहाँ पर हम तार तो एक ही है, परंतु हम यहाँ दो तार को अलग अलग कंसिडर करेंगे, एक तार एक और एक दूसरा। तो पहला तार की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल सकते हैं? पहला तार की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हैं। बोलने के लिए नियम क्या है? तो आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप एक्स कहेंगे, ये ऊंचाई को वाई कहेंगे, तभी तो कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स कोमा वाई। तो ये दूरी आपकी एक्स होगी, होगी ना? अच्छा, इस तार की अगर हम पहला तार की बात करेंगे तो एक छोर तो इन्फिनिटी गया, तो ये वाली एंगल तो 90 हो जाएगा, और ये छोर जो है एक एंड पर आया यहाँ, और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल यहाँ पर बीटा का रूप कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये बीटा का रूप कुछ बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान आप कह सकते हैं पॉइंट पी पर, ड्यू टू दिस वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, करंट आई है, करंट मान लो ऐसे चल रहा है, ऐसे वही करंट इसमें भी जा रहा है, करंट ऐसे आई है, तो आई बाई एक्स, एक्स का मान दूरी यही परपेंडिकुलर दूरी एक्स, साइन 90 एक एंगल बनेगा और प्लस एक साइन एंगल बीटा बनेगा। साइन बीटा का मान हम अलग से निकाल लेंगे, अभी आप एक्सप्रेशन तैयार कीजिए। और डायरेक्शन क्या बोलेंगे? तो करंट की तरफ फिंगर रखेंगे, पॉइंट पी की तरफ हथेली का फेस, तो ऐसे करंट रखा, पॉइंट पी इधर है तो इधर ऐसे रखेंगे, और थंब आपका आउटवर्ड आ जाएगा, तो दैट वुड बी द डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड को गोल लिखकर बीच में पॉइंट डाल देते हैं, तो वो एक सिंबल है, वो आउटवर्ड का रिप्रेजेंटेशन करता है। और अगर हम दूसरी तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात पूछेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर दूरी, तो इस पॉइंट पर इस तार की वजह से तो परपेंडिकुलर दूरी ये बनेगा वाई, और एक छोर तो 90 पर है, तो ये छोर को लाइन ज्वाइन करेंगे, तो चूंकि ये इन्फिनाइट दूरी पर, तो ये एंगल तो 90 बनेगा, परंतु ये वाली एंगल एक अलग बन जाएगा। मान लिया जाए एंगल है बीटा, है ना? बीटा तो हम नहीं लेंगे क्योंकि बीटा हम पहले ले चुके हैं, तो चलो अल्फा ले लेते हैं। तो मान क्या होगा बताइए? तो साइन 90 एक एंगल बनेगा और एक साइन अल्फा एंगल बनेगा। डायरेक्शन, तो करंट की तरफ फिंगर रखा, पॉइंट पी की तरफ हथेली का फेस किया, तो आउटवर्ड यहां फिर भी आ गया। दैट इज दिस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर दोनों जुड़ जाएंगे, B1 प्लस B2। बताइए क्या आप लिख सकते हैं इसके बारे में? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, इंटू आई, ये तो भाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ होगा क्या? तो 1 प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई एक्स, और प्लस 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई वाई, दिस मच। और आप साइन अल्फा या साइन बीटा का मान बोल सकते हैं, कैसे? तो साइन अल्फा का मान अगर बोलना है तो ये दूरी क्या होगा बताइए? ये दूरी हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली दूरी आएगा। तो साइन बीटा का मान आप बोल सकते हैं, बीटा ये है, तो ये दूरी वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन अल्फा का मान ये वाली एंगल, ये परपेंडिकुलर दूरी ये बनेगा एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा।
तो अब आप इसका मान यहाँ पर ला कर रख देंगे साइन अल्फा और साइन बीटा की जगह, तो आपको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के मान निकल जाएंगे। डायरेक्शन क्या आएगा? तो डायरेक्शन दोनों का चूंकि आउटवर्ड है तो जुड़ने के बाद भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही रहेगा। इसको आप हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो म्यू नॉट बाई आई बाई 4 पाई आया। तो देखो 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y प्लस साइन बीटा बाई एक्स। तो साइन बीटा ये है, साइन बीटा ये है जिसका मान इतना, तो y बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, और एक आएगा साइन अल्फा बाई एक्स। तो साइन अल्फा का मान इतना है, बाई वाई, सॉरी साइन अल्फा बाई वाई, तो दिस बाई वाई रहेगा, तो एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे में होगा वाई इंटू रूट अंडर, दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये छोटी सी एक्सप्रेशन आपको इसका आएगा। एलसीएम के साथ आप चीज़ों को सजा सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपके रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर, और डायरेक्शन क्या होगा? तो आउटवर्ड ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको अनेकों सवाल मिलेंगे, और अभी तक हम अपनी जो प्रॉब्लम्स कंसिडर किए हैं वो सब जगह स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर को इस्तेमाल कर किए हैं, है ना। तो आप ये सारे सवाल एक डायरेक्शन भी ध्यान से समझते हुए प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बाकी और किसी दूसरे करंट करेंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में ये काफ़ी सहयोगी होगा, और तब आप अपना दिमाग लगाकर इस के सवाल आप बहुत आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ नया करंट करेंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन वो क्या बनता है। ठीक है, तो अगला क्लास इंपॉर्टेंट होगा थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।